एल्केन्स। इनका दूसरा नाम पैराफिन्स भी होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2n+2। देसी चीजें सबने पढ़ रखी होंगी, मैथेन, ठीक है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। अब सबसे पहले फ्री रेडिकल के बारे में जान लेते हैं इनको पढ़ने के लिए। फ्री रेडिकल, कार्बन, आर ग्रुप लगे हुए हैं। ऑफकोर्स इसको देख के पता लग रहा है कि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, 7 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है, ठीक है। फ्री रेडिकल को लोन पेयर नहीं बोलते। तो ये लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा, ना लुईस बेस की तरह करेगा। क्या बात समझ में आ गई? अगर ये CH3 फ्री रेडिकल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। अगर ये CF3 फ्री रेडिकल है तो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है। आप इसे डायरेक्ट नहीं बता सकते, मुझे पता है तो मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये जनरली प्लेनर्स होते हैं। अगर आपने मान लो कि ऐसा लिख लेते हैं R1, R2, R3, जरूरी नहीं है कि अल्काइल ग्रुप हो, कोई सा ग्रुप हो सकता है। मान लो यहाँ आपने R4 के साथ रिएक्ट करा, ठीक, कुछ भी, तो यहाँ पे आपको एक प्लस मिलेगा और एक दूसरा क्या मिल जाएगा, माइनस। रेस में एक्स्ट्रा बोल रहा है, या तो इसको आर बोल दो, एस बोल दो, डी और एल बोल दो। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पे आपको रेस में प्रोडक्शन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये प्लेनर होता है। सिर्फ एक दो कोई अच्छे केसेस है जो मैंने आपके नोट्स में लिख के रखे हैं जहाँ पे नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। तो ये प्लेनर होता है, इस वजह से यहाँ पे रेस में मिक्सचर मिलता है। और तो क्या है, क्या बात क्लियर है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्री रेडिकल ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी बन जाएगा, कुछ भी है, केटायन एनायन की तरह नहीं है। फ्री रेडिकल का होना बनना फिक्स है। फॉर्मेशन ऑफ अ फ्री रेडिकल, हेडिंग डालो। पहला इसमें पढ़ेंगे अपन, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में। आपने मान लो कोई भी हेलोजन्स ले रखे हैं, जैसे Cl है, इसको यूवी लाइट की प्रेजेंस में आपने डाले तो आपको ऐसे हेलोजन मिल जाएगा। सिमिलरली Br भी लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे ऐसे परोक्सी लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिंकेज को परोक्सी लिंकेज बोलते हैं, पता ही है। 2RO फ्री रेडिकल, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। जब फिनाइल लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। यूवी लाइट की प्रेजेंस, PHC डबल बॉन्ड टू ओ फ्री रेडिकल ट्वाइस, ये मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? बताओ, लिख लो इसे। दूसरा इधर लिखते हैं बाय हीटिंग। मान लो आपने एजो एल्केन ले रखा है, आपने हीटिंग किया तो यहाँ पे 2R फ्री रेडिकल, ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, N2 गैस रिलीज हो। हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रखा है तुमने, हीटिंग करोगे CCl3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। इथीन ले रखा है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, हीटिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। कार्बन 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 टर्शरी, यहाँ ऑक्सीजन Cl, तो ये क्योंकि यहाँ पे पोलर है, हीट कर लो, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। क्या बात क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? ठीक। थर्ड आ जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में और फ्री रेडिकल बनेंगे। रेडिकल तो आप समझते ही हैं, वैसे ही समझ जाओ। RH प्लस Cl फ्री रेडिकल अगर आपने ले रखा है तो यहाँ पे आपको R फ्री रेडिकल प्लस HCl मिल जाएगा। सिमिलरली RO फ्री रेडिकल प्लस HCl अगर आपने ले रखा है तो आपको ROH प्लस Cl फ्री रेडिकल मिल जाएगा। अगर मान लो आपने यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस Br फ्री रेडिकल ले रखा है तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे ये लग जाएगा और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये बोर्ड में कुछ निशान हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये बोर्ड में कुछ निशान है, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा आपको, फ्रॉम
मेटल। आरसीएल आपने लिया है सोडियम के साथ, तो ये सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा ये कैसे मिला है? अगर किसी को समझ नहीं आना तो ऐसा सोचो कि कार्बोकेटाइन प्लस Cl माइनस बना। अब ये Cl माइनस क्या करेगा, यहां से इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो ये फ्री रेडिकल बन गया, समझ आ रहा है? और साइड में NaCl मिल जाएगा। ऐसे किसी में भी सोच सकते हो, इसकी बड़ी बात नहीं। मान लो यहाँ पे ये एक और कार्बोकेटाइन ही ले लेता हूँ पहले, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे आयरन+2 था, ये ऑक्सीडाइज होकर आयरन+3 +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो फ्री रेडिकल फॉर्म कर देगा, समझ आ रहा है ना? जैसे एक पैसे गोला कर देगा, गंदा ज्यादा ही हो गया, ठीक है। ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पे कार्बन आयन है और यहाँ पे वैंडियम+3 ले रखा था, ये वैंडियम+3 यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और वैंडियम+2 बना लेगा, तो यहाँ पे वापस फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। क्या बात समझ आ रही है क्या? देखो, तो मतलब एक तरीके से मेटल का एक जगह ऑक्सीडेशन होगा, एक जगह रिडक्शन होगा। क्या बात समझ आ रही है? खत्म। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की मैं नहीं करा रहा क्योंकि मैं बहुत बार करा चुका हूँ और अभी अपने पास टाइम भी नहीं है। वैसे आपको पता ही है एरोमेटिसिटी, हाइपर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव से उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अब सीधा सीधा आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ एल्केन। रिएक्शन ऑफ एल्केन जो है लाडलो, अब इसमें दो रिएक्शन है, बहुत सिंपल चीज है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ लेते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। मान लो यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल बनाना सीख लिया, यहाँ पे एक और CH3 फ्री रेडिकल है, कुछ नहीं करना, नाम जैसा वैसा ही कंबाइन कर दो दोनों को, बस ऐसे जोड़ दो, कार्बन खत्म। सिमिलरली ये फ्री रेडिकल, ऐसा एक और फ्री रेडिकल, ब्यूटेन, ठीक है। PH कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन PH फ्री रेडिकल, समझ में आ रहा है क्या? फोर्थ, अच्छा एक चीज, 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन है, फिर फ्री रेडिकल है, तो ही ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। 3 डिग्री में नहीं होगी, 3 डिग्री में क्या होगी वो भी आगे जान जाएंगे अपन। क्या बात समझ आ रही है क्या? हम्म, हाँ मान लो यहाँ पे एक एक फ्री रेडिकल, तो फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे ऐसे फ्री रेडिकल हुआ, हालांकि वो कैसे आएगा वो तो आपको समझ आ जाएगा फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये बड़ा मस्त है कि आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे 3 डिग्री, ये कब शो होगी, जब वहां पे 3 डिग्री पे फ्री रेडिकल लगा होगा, ये 3 डिग्री और ये 3 रेडिकल, आपके अंधे को भी ये फील आ जाएगा कि यार अगर मैंने 3 डिग्री के साथ इन दोनों को मान लो, बाय द वे अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ऐड करूंगा, ये ऐड करते टाइम ही फील आ जाएगा कि यार यहाँ पे 3 डिग्री, 3 डिग्री में क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग फील होगी, मतलब ये इसको इस तरीके से बहुत क्राउडिंग फील होगी। तो यहाँ पे होता क्या है, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, ये तो हो गया आपका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, जो आएगा नहीं यहाँ पे मेजर, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्राउडिंग की वजह से। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो फ्री रेडिकल फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्म बन के किसके पास चल जाएगा, इसके पास। तो यहाँ पे जैसे वो फ्री रेडिकल गया, हाइड्रोजन से कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? जैसे ही आपके पास 3 डिग्री का है, तो वहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट मेजर आएंगे, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट नहीं आएंगे। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये भी लिख लो कि 1 डिग्री 2 डिग्री में तो कॉम्बिनेशन आपके मेजर है, 3 डिग्री और अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन लिख रहे हो तो वो माइनर आएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री में। क्या बात क्लियर है क्या? 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन पे फ्री रेडिकल है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देंगे, अगर 3 डिग्री पे फ्री रेडिकल है तो डिस्प्रोपोर्शन। क्या बात क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं? ठीक। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो है, ये क्या कहते हैं कि RX को सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, RR मिल जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म इतना खूबसूरत है, और खूबसूरत है साथ में उसके साथ सबसे गजब बात क्या है कि यहाँ पे दो तरह के मैकेनिज्म मिलते हैं। पहले आता है आपको फ्री रेडिकल से, तो वही पढ़ते हैं अपन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। RX को ऑफकोर्स आप सोडियम में रखोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, R फ्री रेडिकल, ये तो अपन पहले ही पढ़ के आए हैं, हाँ या ना। अब ये R फ्री रेडिकल दूसरे R फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर क्या दे देगा, एल्कीन। एक तो ये हो गया, साथ में अगर मैं यहाँ पे 2 सोडियम होते,
मान लो 2 सोडियम प्लस प्लस आर माइनस, तो ये कार्बोकेटाइन बनता और एक हेलोजन। अब ये दो दो इलेक्ट्रॉन जो होते वो यहाँ आएंगे तो क्या बना देंगे, आर माइनस, और ये दूसरे आर एक्स पे SN2 अटैक करेगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, एल्केन ही मिल जाएगा। अब तुम कह रहे हो कि सर आपको कैसे पता है इसके दो मैकेनिज्म, ऐसे तो सब रिएक्शनों के दो मैकेनिज्म होने चाहिए थे। अरे मैं कोई मेरे मन से थोड़ी कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। आर फ्री रेडिकल प्लस O2 के साथ जब आप निकालोगे तो ये क्या होगा, आर और आर ऐसे बन जाता है। अगर मैंने O2 पास करी जहां पे ये रिएक्शन हो रही थी तो ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इनहिबिटर काम करेगा ये, या बेंजोक्विनोन भी ले सकते हो यहाँ पे। अब क्या होगा, जैसे ये हो गया तो रिएक्शन रुक जानी चाहिए थी, रिएक्शन रुक जानी चाहिए थी, यानी एल्केन बनना रुक जाना चाहिए था अगर रिएक्शन से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही थी तो। लेकिन हुआ क्या कि ऐसा हुआ ही नहीं। रिएक्शन में प्रोडक्ट तो मिल रहा है, बस अब प्रोडक्ट मिलने की रेट कम हो गई है। इसका मतलब क्या है कि एक रास्ते से नहीं हो रही है तो दूसरे रास्ते से हो ही रही है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से नहीं हो रही है, मतलब आयनिक मैकेनिज्म से हो रही है, तभी तो एल्केन प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर तुम कह रहे हो कि मान लो मेरे पास मेरा एक ही धंधा है, उससे मेरा पैसा आना रुक गया और फिर भी मेरे पास पैसा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरे दो धंधे। हाँ है ना। अरे सही बात है, नहीं है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है क्या। हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई कष्ट और कोई पीड़ा। यहाँ पे ड्राई, अच्छा कई बार यहाँ पे सोचते हैं कि ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, ठीक है। अगर ड्राई ईथर नहीं लूंगा तो वो RX के साथ क्या करेगा, खुद ही सोचो, H2O SN1 रिएक्शन दे देगा, ROH मिल जाएगी। अगर वहां पे पानी हुआ तो, क्या बात समझ आ रही है क्या, क्या बात क्लियर, बोलो हाँ या ना। अच्छा अब इसके क्वेश्चन कर लो, बहुत बेसिक सवाल है वैसे तो। सोडियम Cl, कुछ नहीं करना, हटा के फ्री रेडिकल बनाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दो दो मैकेनिज्म से करो, कोई सा भी एक मैकेनिज्म फॉलो कर लो। तो यहाँ पे एथेन मिल जाएगा, ठीक है। PH कार्बन Cl ये ले लो, तो वही डबल समझ में आएगा, हटाना है फ्री रेडिकल लगाना है, दो बार जोड़ देना है, ठीक है। इथाइल वही सेम, हटाओ ब्यूटेन मिल जाएगा। अब मान लो यहाँ पे दोनों जगह Cl है, दोनों जगह हटाओ, फ्री रेडिकल आएगा, साइक्लोब्यूटीन मिल जाएगा। हाँ यार क्लियर है ना, मतलब ऐसे कर लोगे ना, ऐसे सारे नोट्स में जितने भी सवाल है कर लो, सबको कर लो। चलो एक और कर ही देता हूँ। यहाँ पे मान लो साइक्लो 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है, इसको लिया, दोनों जगह हटाया, फ्री रेडिकल जोड़ दिया, खत्म। ऐसे सारे सवाल नोट्स में कर लो, बहुत आसान है सारे। अब ये एल्केन बनाने की रिएक्शंस बहुत सिंपल है, इसमें वुड्स होगी और दूसरी आती है फिटिंग। फिटिंग कुछ नहीं है, ठीक है, फिटिंग रिएक्शन मतलब ऐसे रटने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पीएच यानी बेंजीन के हेलो बेंजीन ये ले लूंगा तो वहां पे कुछ नहीं, वही वुड्स जैसा ही सब कुछ, मैकेनिज्म सब कुछ। अब सोचे मैं यहाँ पे इसे वुड्स फिटिंग बोलते हैं, वुड्स फिटिंग। अब इनको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ध्यान से देखो, RX प्लस PHX, अब यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, आर फ्री रेडिकल हो रही है तो इसे वुड्स फिटिंग बोल दूंगा। वही सोडियम इथर, अरे है तो वही सेम ही चीज, क्या बात समझ में आई। चलो यहाँ पे कोरे हाउस रिएक्शन होती है, उसको भी यहीं के यहीं देख ही लेते हैं, यहीं निपटा लेते हैं। कोरे हाउस रिएक्शन, हाँ कोवल्स इलेक्ट्रोलाइसिस बाद में कर लेंगे। RX लिया, RX को लिथियम के साथ रिएक्ट करा दिया, RLI ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हाँ यार मैंने तुम्हें बताई थी कि RX को कोई हेलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जनरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलते हैं अपन को। हाँ यार ग्रिग्नार्ड में यही तो पढ़ा था, RX को Mg ईथर के साथ। हाँ यार इसको कॉपर के साथ रिएक्ट करा दो तो R2 कॉपर माइनस लिथियम प्लस। हाँ यार यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से R माइनस आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो निकला, उसको मान लो किसी R-X के साथ रिएक्ट करा दिया तो ये इस पे SN2 अटैक करेगा, R। क्या बात क्लियर है। एक तरीका ये हो गया एल्केन बनाने का, वुड्स अपन पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब चलो फ्रैंकलैंड भी कर ही लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये सेम चीज ही तो है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। RX को ZN के साथ रिएक्ट कराओ, वही RZNX, यहां से क्या होगा, वही R माइनस निकलेगा एज एन, और R-X वही इस पे अटैक करें, इसे गिल्समैन्स रिएजेंट बोलते हैं, इसे फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हैं, R2ZNX। क्या बात क्लियर। अच्छा 6 वही ग्रिग्नार्ड की हेल्प से बना लो, RX को Mg ईथर के साथ रिएक्ट करा दो तो अपन को पता है यहाँ पे मैग्नीशियम +2 देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो सीधा मेरा R माइनस MgX बन जाएगा। अच्छा इसको ही अगर मैं R-X के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये वापस मेरे को क्या मिल जाएगा, एल्केन। हाँ यार देख मैंने सारी रिएक्शन ही लिख दी एल्केन बनाने की। हाँ यार क्या बात समझ आ रहा है क्या। और वो वुड्स तो अपन ने पढ़ी थी, नहीं तो वापस लिख देता हूँ ताकि वो सारी एक जगह हो जाएगी। वुड्स में क्या है अपना, हालांकि रिएक्शंस तो और भी है बट
देखो समझ में आ रहा है, सेम मैकेनिज्म चल रहा है। आप इनको कार्बोनाइन मैकेनिज्म से भी समझा सकते हो, ये तो है तो वही ना, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि वुड्स रिएक्शन क्या है, सोडियम। आप ये मत सोचो कि रिएक्शंस अलग अलग है, ये सारी रिएक्शन सेम है तो है क्या अलग? यहाँ पे सिर्फ रिएजेंट चेंज कर रहा है और वो बना तो वही रहा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाली बात हो रही है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, कार्बन और मेटल के बीच में जहां जहां बॉन्ड आ जाते हैं वो सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और वो सबसे बेस्ट तरीका है किस चीज का, कार्बोनाइन बनाने का। क्या बात समझ आ रही है क्या? और कार्बोनाइन बना तो कार्बोनाइन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हाँ या ना? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को अगर वापस आरएक्स पे अटैक कराओगे तो SN2 अटैक से आपको एल्केन दे देगा। इसी चीज को यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से समझाया, यहाँ पे कार्बोनाइन से। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैंने तो यहाँ पे बोला था कि चाहो तो इसको कार्बोनाइन मैकेनिज्म से भी समझ सकते हो, और रिएक्शन तो होती ही दोनों मैकेनिज्म से। तो ये सारी की सारी चीजें सेम ही तो है। ये ग्रिग्नार्ड से बना दिया मैंने यहाँ पे 6, और ये आता है पेपर में। पेपर में क्या रिएक्शन नाम से थोड़ी आती है, तो मेन्स में आती है। तो वो जो लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक रटनी नहीं, देखना। और इसका नाम रटना कौन सा है, वुड्स फिटिंग, दोनों को जोड़ दिया, वुड्स फिटिंग। कोरे हाउस बनने का नाम है। धीरे धीरे आप क्या एक साथ रट मत, कभी भी रिएक्शन रटेगा तो भूलेगा, रटी मत तो भूलेगा कैसे? और इतने नाम जो एनसीईआरटी में, वो नाम सबको बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो ही जाते हैं, वो थोड़ी कोई भूलता है। अरे भाई एल्डोल केनिसारो कौन नहीं भूल रहा है, हाँ है ना? रूसेमन रिडक्शन, स्टेफन रिडक्शन, ये कोई नहीं भूलता, ये तो सबको याद रहता है। और दूसरे आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, वुड्स वुड्स फिटिंग वुड्स, ये किसको याद नहीं है? ये सबको याद है तो। और अब देख के समझ आ रहा है कितना आसान है, ठीक है? तो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट अपन आ जाएंगे कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बड़ी आसान है। 2 मिनट सोच, कार्बोक्सिलिक को NaOH के साथ लेगा, क्या हो जाएगा बता? एसिड बेस रिएक्शन, हाँ यानी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक मिलेगा, यहाँ पे सोडियम, हाँ यानी, और पानी तो साइड में निकल गया। अब मान लें इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएगा तो एनोड पे क्या होता है, एनोड होता है आपका पॉजिटिव, और एनोड पे अपना होता क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है ना, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक लिया, ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे ये निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ओ फ्री रेडिकल। अब ये जो है ना बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या आर फ्री रेडिकल प्लस CO2 साइड में निकल गया, और ऐसा दूसरा आर फ्री रेडिकल से मिलकर ये तेरे को क्या दे देगा, एल्कीन। लेकिन याद रखना, अगर यहाँ पे आर फ्री रेडिकल तेरा 3 डिग्री है तो तेरा मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, एस्टर। क्या आएगा, एस्टर, अगर ये 3 डिग्री है। अच्छा अब बात करते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है। अब कैथोड पे भाई साहब आपका क्या हो रहा है, सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वो तो रिडक्शन हो गई सी वहां पे, तो अपन को क्या दे देगा, Na अपना पानी लेगा, NaOH बनाएगा और हाफ H2O गैस रिलीज कर देगा। अब देख कैथोड पे क्या होता है, तेरा सॉल्यूशन NaOH मिल रहा है तो बेसिक हो जाएगा, तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में निकालना रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो मैंने की पॉइंट्स करके नोट्स में लिखा रखे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो नोट्स डाउनलोड करके उसमें देख लेना। एनोड पे CO2 गैस रिलीज होगी, कैथोड पे H2 गैस। यहाँ पे सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है, क्यूब हो रहा है, समझ आ रहा है? यहाँ पे एल्केन मिल रहा है, 3 डिग्री है तो ये मिल रहा है। क्या बात समझ में आ रही है क्या, बोलो हाँ या ना? इसके ऊपर चाहे तो 2-3 सवाल कर लें। मैकेनिज्म रटने ही नहीं पड़ते, अगर आप मैकेनिज्म को समझो, थोड़ी थोड़ी चीजों को कनेक्ट करने लग गए तो तुम्हें कभी भी एक तो, और मेन बात ये ना, पेपर में डायरेक्ट याद होने से कुछ ज्यादा खास काम चलता भी नहीं है। एन कार्बोक्सिलिक सेकेंड, कार्बोक्सिलिक ठीक है, चलो यही कर लो। हटा फ्री रेडिकल, मिथाइल, ब्यूटेन हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हटेगा फ्री रेडिकल। अच्छा एक चीज इसमें, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करूँ, टर्शरी ब्यूटाइल ले लेता, तो अब यहाँ पे ये 3 डिग्री है तो हटेगा तो कॉम्बिनेशन आएगा नहीं। मैंने बताया 3 डिग्री था तो आपका क्या प्रोडक्ट आता था, एस्टर, हाँ या ना? तो टर्शरी ब्यूटाइल, C डबल बॉन्ड O, टर्शरी ब्यूटाइल। क्या बात समझ आ रही है? और क्वेश्चन के नोट्स में से कर लो, देख लो कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो रही हो तो। वैसे तो होगी नहीं, बट हाँ अगर हो रही हो तो देख भी लो। जैसे मान ले एक और कराई देते हैं, यहाँ पे ये पोटेशियम, ये NaOH लेके वो, ठीक है, पूरा ही लिखा हुआ है, जो इसको ऐसे लिख देता हूँ, पोटेशियम लिख के। अब इलेक्ट्रोलाइसिस, दोनों हटे, दोनों जगह फ्री रेडिकल, क्या मिल गया, इथीन मिल गया, हाँ या ना? और इसके क्वेश्चन देख लो, जितने भी क्वेश्चन से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एक और क्वेश्चन, मतलब ऐसे बहुत क्वेश्चन, कुछ नहीं है यार इनमें, सिंपल इसको हटाना है, फ्री रेडिकल लगाना है और जोड़ देना है।
हटा हटा, यहाँ पे फ्री रेडिकल सिंपल, ये जुड़ गया, ये बन गया प्रोडक्ट। 2 मिनट लगता है आपको, बस आपको मैकेनिज्म की सही समझ होनी चाहिए जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है। नेक्स्ट चीज आ जाता है अपना डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का नाम सुन के सबको समझ आएगा है कि कार्बोक्सिलिक निकलेगा, मतलब CO2 गैस निकलेगी। डीकार्बोक्सिलेशन में पहला अपन पढ़ते हैं बाय सोडा लाइट। वो सोडा मतलब सोडा, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत ही आसान, कार्बोक्सिलिक ले लो। कार्बोक्सिलिक के साथ बता क्या करेगा, अगर NaOH है तो बता क्या होगा, तू ही बता। एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन जैसे ही हुई तेरी, O-, हाँ यार, ये कहाँ आएगा इधर, और ये बॉन्ड आ गया इधर, तो इससे ओवरऑल क्या होगा, कार्बन आयन प्लस CO2। ये CO2 जो है ये तेरे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देगा, जो वहां पे लिया हुआ है उसके साथ, और तेरे को क्या दे देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कार्बन आयन है ये पानी से तेरा क्या ले लेगा, H, तो ये क्या बन जाएगा, RH, मिल गया ना एल्केन। इससे देख, इस रिएक्शन में एक गजब बात है, यहाँ पे फ्री रेडिकल से होंगे नहीं तो तेरे को मेथेन मिल जाएगा। और किसी भी रिएक्शन से अगर मैं यहाँ पे तेरे को FeC डबल बॉन्ड OH, अगर इसको सोडा लाइम से रिएक्ट करा रहा हूँ, तो ध्यान से देख, यहाँ पे तेरे को CH4 गैस मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो अगर कोई सी और दूसरी करा देता, मान ले कोबल्स इलेक्ट्रोलाइसिस करा देता, तो यहाँ से तेरे को एथेन मिल रहा था। और कोई भी रिएक्शन तेरे को क्या नहीं दे पा रही थी, मेथेन नहीं दे पा रही थी, ये रिएक्शन तेरे को मेथेन दे देगी। वुड्स करा ली, ठीक है, कोबल्स इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस, वो कराएगा तो एथेन मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है क्या, हाँ या ना, क्लियर है, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी वैसे ही कर ले, सारे क्वेश्चंस कर ले, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, सारे क्वेश्चन डिप्टो सेम है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन खुद देख लो, सारे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बड़े ही आसान सवाल है। PDF डाउनलोड कर ही लेना, जो ऑनलाइन वाले बच्चे PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा और इतना टाइम है नहीं अभी वेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन आप सारे उससे PDF से डाउनलोड कर लो, उसका सोल्यूशन भी है, हो जाएगा। शुरू करते हैं, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ रहे थे, आज अपन पढ़ेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन बाय हीटिंग। पहला इसमें जो पढ़ने का तरीका है, बीटा कीटो एसिड, R ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक CH। क्या बात क्लियर है क्या, हाँ या ना। ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन से अगर इसे हीट करूंगा तो ओवरऑल क्या होता है, पहले तो ये समझो, CH2 और जो ये हाइड्रोजन है, याद रखना ये वाला हाइड्रोजन होता है। क्या बात समझ आ रही है, लाडलो बोलो हाँ। अब ये मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसा होता है, और यहाँ पे ये भी देख लेंगे कि जरूरी नहीं है मैकेनिज्म, बहुत देखो, मैकेनिज्म आपको कभी भी ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल रटना है वैसे का वैसे ही, आपको उसका फील होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या, ये हो गया, हाँ या ना। ये जो वाला बॉन्ड है ये इधर आएगा, और ये बॉन्ड इधर आएगा, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो याद नहीं रहेगा, याद रखना भी नहीं है। तुम ये सोचो कि तुम्हें CO2 निकालना है तो बॉन्ड कैसे शिफ्ट होंगे, ऐसे ही होंगे। CO2 निकालने के लिए बॉन्ड टूट के इधर आए तभी तो CO2 बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला इधर जा रहा होगा, ये इधर, जैसे ये हुआ यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनॉल, हाँ है ना। अब ये इनॉल जैसे ही बना, ये टोटोमराइज होके क्या हो जाएगा, टोटोमराइज होगा तो ये हाइड्रोजन इधर जाएगा इसे, हाँ है ना। और ये आपका क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन मैंने इसी वजह से, ये वाला हाइड्रोजन ही ये वाला, इसी वजह से मैंने यहाँ पे भी हाईलाइट किया है, ध्यान से देखो इसको, हाँ यार, समझ आ रहा है क्या, बहुत ही आसान। एक तो ये है, दूसरा है 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक, मतलब कभी भी एक पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक लगे हुए हैं, अगर तुमने इनको हीट किया तो एक कार्बोक्सिलिक क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है क्या, पूरा का पूरा, उसका कोई मैकेनिज्म की टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या बात, ये 2 चीजें इनके ऊपर अपन भर के सवाल करेंगे आराम से, कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं। समझ आ रहा है यहाँ तक, ये मैकेनिज्म आराम से समझ आ रहा है क्या। इसमें बस ये याद रखना कि ये वाला हाइड्रोजन ही आ जाता है, क्योंकि कई बार वहां ड्यूटीरियम लगा होगा तो वहां ड्यूटीरियम आएगा, अरे गरीबों। चलो बढ़िया, क्वेश्चन करते हैं, बेहतर तरीके से समझ आएंगी चीजें। तुम क्या कह रहे हो सर, इतने बेहतर से भी नहीं आनी चाहिए। चलो, मिथाइल कार्बन, 2 कार्बोक्सिल लगे हुए हैं, हीटिंग, ठीक है, हीटिंग सब में लिखी हुई है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, आलसी हूं मैं।
4-5 सवाल मैं करा रहा हूँ और आप सारे नोट्स में कर हैं तो आप करना। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले एक कार्बन पे 2 कार्बोक्स लेके एक फुर हो गया। अच्छा जैसे ही आपने ये एक हटाया, ठीक है, एक बार ये हो गया। अब जैसे नेक्स्ट बार आप वापस, मतलब समझ रहे हो ना, तो ये वाला भी हट जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। क्या बात क्लियर? भाई एक पे 2 है तो पहले एक हटा, फिर यहाँ पे बीटा कीटो की वजह से दूसरा भी हट जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? और सेम चीज यहाँ पे भी ये पूरा ही हट जाएगा, ये तो वही बीटा कीटो की वजह से। समझ रहा है दोनों कंडीशन को? अब मैं से मैच मिला के, जैसे अगर मैं चाहूं तो पहले तो ऐसे एक बार ये हटा दूं, ठीक है, ये यहाँ पे ऑफकोर्स फिर ये भी हट जाएगा, एक ही बचा। अब बीटा कीटो की वजह से ध्यान से देखो, ये दोनों भी हट जाएंगे, लेकिन ये वाला नीचे वाला रह जाएगा, क्योंकि इसमें बीटा कीटो वाला फंडा नहीं लगेगा। ये तो अल्फा बीटा पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ठीक है, हाँ या ना, समझ आ रही है नहीं आ रही? वहां तो हाइड्रोजन आ जाएंगे। अच्छा अब जैसे यहाँ पे हीट करूंगा तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ड्यूटेरियम आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। समझ में आ रहा है ना किस फंडे से? ये तो बीटा कीटो वाले से, और यहाँ पे एक कार्बन पे से 2 कार्बोक्स लिख, तो वो वहां पे पहले 2 कार्बोक्स लिखते तो उड़ा दिए, ऐसे सारे उड़ जाएंगे बीटा कीटो से। तो क्या बात समझ में आ रही है क्या? उसके अलावा नोट्स में जितने भी सवाल है सारे सवाल करो। आ गया ना समझ में? आसान है। अच्छा अपन मेटल कार्बाइड पढ़ते हैं, फ्रॉम मेटल कार्बाइड। इसको पानी में डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा? CH4 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ यार, कैल्शियम कार्बाइड को डाल देंगे तो इथेन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहा मैं। क्या बात क्लियर है? इसी तरीके से बेरिलियम कार्बाइड को डाल देंगे तो प्रोपाइन मिल जाएगा। हाँ यार, लिखा हुआ है नोट्स में, लिखो, करो फिर। अब होती क्या है लाडलो, एल्केन जो होती है, रिएक्शन ऑफ एल्केन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो रिएक्शन ऑफ एल्केन पढ़ना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन आप बचपन से कुछ सेंस से नहीं पढ़ रहे थे उस चीज को, आज आप सेंस से पढ़ोगे। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि एल्केन में बहुत ही भयंकर क्या होती है, इनर्ट। तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है जनरली। ठीक है, देखो मैं आज तुम्हें एक और चीज बताता हूं। अपन तीन तर आप आयनिक मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और तीसरा होता है ऑर्बिटल पेरिसाइक्लिक कंपाउंड करके। अगर आप हायर स्टडी करते हो केमिस्ट्री में मेरी तरह, तो आपको ये पढ़ोगे आप पेरिसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से रिएक्शंस पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में 2 ही रिएक्शन है, डाई एल्डर और क्लेजन। ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। वरना आपके सारे सिलेबस में आपने जो भी अभी तक पढ़ी है और इसके आगे आप जो भी पढ़ोगे, सारी की सारी आयनिक मैकेनिज्म से होती है। कोई सा भी आयन ले लो आप, देखो केटायन एनायन से कर रहे थे, और ये आप पढ़ोगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, क्योंकि ये होती है एल्केन की रिएक्शन किससे होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ये काफी ही ज्यादा इनर्ट होती है, जनरली किसी से रिएक्ट करती ही नहीं है। क्या बात समझ में आएगी क्या? ओके, बढ़िया। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब तुम कहोगे सर ये तो हमें बचपन में सिखा दिए थे, और ये रिएक्शन तो इतनी सीधी थी ना कि हमें बचपन से ही आ गई थी। देखो बचपन में अपन एक रिएक्शन पढ़ते थे, RH+H2, बोलो तो RX+HX। अरे सर यूवी लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे H में लिख देता हूँ, तुम कह रहे हो सर हम तो बचपन में सनलाइट लिखते थे। मेरे एक दोस्त का नाम था सूर्य प्रकाश, तो हम उसे सनलाइट ही बुलाते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमें अंग्रेजी भी इतनी आती थी। ऐसे नाम बनाते हैं ना बचपन में, तुम बनाते? तेरा नाम क्या था स्कूल में? क्या तेरा नाम क्या है? हर्षित। हर्षित नाम के लड़के तो बड़े गंदे होते हैं भाई। तेरा? क्रिश। हाँ, भीम। तेरा? हंसिका। तेरा तो नाम, मेरा तो ऐसा था मैं बता नहीं सकता। और मेरे दोस्तों ने जो वीडियो देख लिया तो वो तो गंदे गंदे कमेंट करेंगे, मारूंगा सालों घर पे आके। उनको फर्क भी नहीं पड़ता ना, पर इज्जत ही नहीं है इनकी। चलो यहां तक लिखो। अब ये तो ओवरऑल रिएक्शन होगी, इतना आसान नहीं है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है कि ओहो भाई सनलाइट के प्रेजेंस में रख दूंगा एल्केन को, हेलोजन को, हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैकेनिज्म चलता है, और ये काफी ही ज्यादा आराम से आप सीखो इसको। पहला स्टेप होता है, कौन सा वाला बताओ? अरे कौन सा होगा बताओ ना। पहला स्टेप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो, बता।
चेन इनिशिएशन मतलब रिएक्शन इनिशिएट कैसे होगी। ध्यान से देखो, यूवी लाइट के प्रेजेंस में अगर आपने हेलोजेंस ले रखी है तो आपको क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल। कल यहीं से तो रिएक्शन स्टार्ट की थी, हाँ या ना। क्या बात समझ आ रही है क्या? अरे बोलो गरीबों, लिखो इसे, लिख लिख के करो बेटा। सेकंड स्टेप होगा चेन प्रोपागेशन। मतलब फ्री रेडिकल से और फ्री रेडिकल बनने लग जाएंगे, हाँ या ना। आर एच प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से आर एक्स प्लस हाइड्रोजन फ्री, मतलब यहाँ पे एच एक्स प्लस आर फ्री रेडिकल। हालांकि ऐसा ही नहीं होगा, और भी बहुत चीजें होंगी, ठीक है। एक ये भी मिल सकता है। देखो फ्री रेडिकल रिएक्शन एक्चुअली ना काफी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, तो ऐसा बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। यहाँ पे ये भी हो सकता है, नीचे लिख लो एक, ठीक है। यहाँ पे आर एक्स प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल करना पड़ेगा, उस पर लिखा हुआ है नालायको। प्लस चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल जनरेट होना स्टार्ट हो गई, हाँ या ना। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, अगर ये ऐसे हो रहा है, लास्ट स्टेप होगा चेन टर्मिनेशन। अब मतलब सारे फ्री रेडिकल मिलने लगेंगे। हालांकि अपने को तो मतलब मेन चीज तो इसी से है, ठीक है। एच फ्री रेडिकल प्लस, ये आप लिखते हैं, ये तो नहीं बनाएंगे फिर तो, यही लिख देते हैं, छोड़ो कहाँ इतने सारे लिखेंगे। मेन अपन तो जो अपन को प्रोडक्ट लिखना है उस हिसाब से बस ये दो ही लिख दी मैंने। नहीं तो ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता है कि सारी की सारी चीजें यही मिलेगी आपको, वहां पे मैंने सारी लिख रखी है, ठीक है। नोट्स में देखते हुए चलते रहो। क्या बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें? बोलो हाँ या ना। देख लो इसे, कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? ओके, अब देखो हेलोजिनेशन में आपका आता है F2 Cl2 Br2 और I2। क्या बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। अब जो F2 है ये आपका बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, ठीक है। ये फास्ट, ये स्लो, ये बहुत स्लो। क्या बात क्लियर, हाँ या ना। इसी वजह से जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, रिएक्शन कोऑर्डिनेटर इसका। फ्लोरीनेशन मतलब अगर मैं यहाँ पे आर एफ या आरसीएल मिल रहा है, ये मेरा एक्सोथर्मिक है, समझ में आ रहा है। रिएक्टेंट अगर यहाँ पे, प्रोडक्ट यहाँ पे, तो एक्सोथर्मिक हो गया। और आपका मैं मान लो इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। आरबीआर और आई आई है तो ये क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। हेलोजिनेशन में फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन क्या होता है, एंडोथर्मिक। लेकिन अब इसमें एक लाइन लिखो बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरिनेशन ऑफ अ मेथेन, क्लोरिनेशन ऑफ मेथेन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। देखो एक्सेप्शन है, बहुत ध्यान से रखना इसको, ठीक है। लिखा हुआ है वहां पे, ध्यान से देखो। अरे गरीबों ध्यान से देखो, हाईलाइट करो उस चीज को। क्लोरिनेशन ऑफ मेथेन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? बोलो हाँ या ना। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर Cl2 Br2 फिर F2 और फिर I2, वो भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखो नेक्स्ट पेज पे। वो तो रेट ऑफ रिएक्शन में दे रखा है बेटा, बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, हाँ यार। Cl2 Br2 F2 I2, सीधे सीधे बॉन्ड एनर्जी में ही क्वेश्चन आ सकता है। अब इसे केमिकल बॉन्डिंग में मान लो, कहीं से भी मान लो। क्या बात समझ में आ गई? इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ पे से ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से देखो कि बताओ ये ग्राफ किसका है। वहां पे एक बार मेथेन का फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन ऐसे दे रखा है, तो किसका हो जाएगा ये ग्राफ, फ्लोरीन का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेथेन का क्लोरिनेशन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। और ये ग्राफ देख के पता लग रहा है ना कि एक्सोथर्मिक है। अरे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? अरे हाँ या ना। अरे गरीबों, ठीक है। ये वाले इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, समझ आ रही है? ठीक, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे आओ। आपको फ्लोरिनेशन लिख रखा होगा कि फ्लोरिनेशन के क्या क्या रिएजेंट होते हैं। फ्लोरिनेशन नॉर्मल वही F2 के साथ, लेकिन यहाँ को डार्क में कराते हैं इसे। क्यों कराते हैं इसे डार्क में रिएक्शन? डार्क में रिएक्शन इस वजह से कराते हैं, बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है ये। क्या बात क्लियर है? नॉर्मल क्लोरीन को तो वही यूवी लाइट की प्रेजेंस में R2O2 लिखा हुआ है, जो समझ में आ रहा है।
सेम चीज Br2 के साथ होती है। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? वो यूवी लाइट। अच्छा, आयोडीनेशन होता ही नहीं है तो इसके लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ते हैं। ध्यान से देखो, वहां पे लिखा हुआ है HiO3। हाँ या ना? समझ में आ गया? उसी के नीचे एक रिएक्शन भी लिखी हुई है कि क्यों यूज करने पड़ता है, क्योंकि जैसे HI बनेगा, साइड प्रोडक्ट जैसे ही HI बना, ध्यान से देखो, HiO3 क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और वो किस में चेंज हो गया, I2 में। रिएक्शन वापस पीछे चली जाएगी। बोलो हाँ या ना? इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रखे हैं। ध्यान से देखो वहां पे, क्लियर है क्या? वो बहुत ध्यान से। तो अपन को एक है फ्लोरिनेशन, जो साला इतना फास्ट है कि अंधेरे में रिएक्शन करा रही नहीं पड़ रही है। एक है आयोडीनेशन, जो साला इतना वो है, स्लो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वो सब करना पड़ रहा है। तो इन दोनों को पढ़ने का कोई सेंस है क्या? नहीं। क्या बात समझ आ रही है क्या? ओके। अच्छा, इन दोनों को पढ़ने का कोई सेंस नहीं है तो अपन सीधा सीधा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या बात क्लियर है? इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी लिखी हुई है बेंजोक्विनोन के बारे में, फ्री रेडिकल इनहिबिटर की तरह कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देख लो इनको, तो नोट से ही देख लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इनको। बेंजोक्विनोन, एजो एल्केन, ठीक है, ध्यान से देख लो इनको। तो इसमें कोई वो अपन सब पहले पढ़ के आए, टेट्राइथाइल लैड, इन सब के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत डिटेल में नोट्स में, उनको पढ़ लो बस। ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बेंजोक्विनोन वगैरह ऐसे देख लो। आपने फ्री रेडिकल लिया है तो मैंने आपको पहले बता रखा है, वुड्स रिएक्शन में भी अपन O2 पास करते थे, हाँ या ना? तो पेरोक्सी बना लेता था। चलो अब अपन तो मेन काम पे आ जाते हैं। जो आपका क्लोरीनेशन होता है, ब्रोमिनेशन जो है, उसमें एक चीज होता है, ये रिएक्टिव ज्यादा होता है और ये सिलेक्टिव ज्यादा होता है। क्या बात क्लियर है? अब ये क्या बकवास कर रहे हो सर, रिएक्टिव और सिलेक्टिव की हमें क्या मतलब है? देखो, कुछ लोग होते हैं, जैसे आप कुछ बच्चे होते हैं, जैसे एडवांस के पेपर में ये चीज बहुत मैटर करती है, और नीट के पेपर में, कि आप सिलेक्टिव क्वेश्चन करें और सारे सही कर दें, आपका आईआईटी आराम से हो जाएगा। हाँ या ना? ब्रोमिनेशन इतना समझदार है, उसको पता है कि कहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, वहां जाके लगूंगा तो प्रोडक्ट मेरा ज्यादा स्टेबल आएगा। क्या बात समझ आ रही है क्या? फ्लोरिनेशन का मतलब नहीं है भाई कहीं पे भी जाके लग जा रहा है, भाई को जल्दी है लगने की, कहीं से भी जाके चैट जाना है। ठीक है समझ में आ रहा है? ऐसा चैटने का काम नहीं करना। चलो अपन एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये है, अब यहाँ पे मैं क्लोरिनेशन कराता हूँ, तो एक बार तो यहां लग सकता है, ये तीनों अरे ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। दूसरा ये 2 डिग्री पे, और एक और प्रोडक्ट लिख देता हूँ। हाँ यार, क्या बात क्लियर? ओके, एक चीज मैंने एक टेबल बना रखी है उसी पेज पे, रिलेटिव रेट करके ऐसा कुछ। 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, 3 डिग्री। इसमें क्लोरीनेशन के रेट है 1 1। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन के लिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1600 है। इसका मतलब क्या है वो मैं समझाऊंगा। कि मान लो ये कितना मिलेगा अपन को निकालना है। यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, ऑफकोर्स 9 है, 3 डिग्री, समझ में आ गया ना? हाँ या ना? इनटू रिलेटिव रेट इसका कितना है, 1। तो क्या बात समझ आ गया, 9। यहाँ पे 2 × 4 कितना आ गया, 8। यहाँ पे 1 × 5। क्या बात क्लियर है? अगर मुझे इसका परसेंटेज निकलना है, जहां पे एक के ऊपर अच्छा देखो, 2 मिनट यहां से सोचो ये लगा कैसे होगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल बना होगा और फिर हुआ होगा, ठीक है ना? हाँ या ना, समझ आ गया? तो अगर मैं इस वाले का परसेंटेज निकालूं, जहां पे क्लोरीन 1 डिग्री कार्बन पे लग रहा है, ठीक है, किसी पे भी लगा लो आप, सारे सेम। 9 8 17 और 5 22 इंटू 100, हाँ या ना? इसके बाद यहाँ पे 8/22 इंटू 100 आ गया। क्या बात क्लियर? और यहाँ पे 5/22 इंटू 100 आ गया। क्या बात क्लियर है क्या? अच्छा, यहाँ पे सेम चीज पे अगर मैं ब्रोमीन लगा दूं, ठीक है, ब्रोमीन ऐसे भी तो लगेगा, अगर ब्रोमिनेशन करूंगा तो ब्रोमीन लगेगा तीनों जगह पे। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 9 × 1 तो किया तो 9 आ गया, लेकिन यहाँ पे 9 इंटू क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू क्या करना पड़ेगा, 82, 164। क्या बात क्लियर है क्या? और 3 डिग्री के लिए 16, 1 × 1600। आई थिंक सो, मुझे ऐसा क्यों मेरे दिल में एक आवाज आ रही है कि मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं और कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है कि ब्रोमिनेशन ने 3 डिग्री पे फ्री रेडिकल लगा के Br बनाया सबसे ज्यादा है। हाँ या ना? 98.5 समथिंग कुछ आएगा। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ रही है क्या? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एग्जैक्टली निकालोगे ना, 98.89 के से भी ज्यादा आएगा, सिर्फ ये वाला 3 डिग्री पे Br। और इस गधे को मतलब ही नहीं है,
क्या बात समझ में आ रही है क्या? इसमें देखो 3 डिग्री पे लगा हुआ सी, तो ये क्या है, रिएक्ट जल्दी कर रहा है, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को समझ ही नहीं पा रहा, ये फटाफट जाके लग जा रहा है। लेकिन ब्रोमीन ऐसा नहीं है, ब्रोमीन बहुत समझदार है, ब्रोमीन इतना समझदार है, उसको पता है भाई फ्री रेडिकल यहाँ पे बनाऊंगा बहुत ज्यादा स्टेबल है, वहीं जाके अटैच होगा, देख लो। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला 3 डिग्री वाला। और यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे तो वैसे नॉर्मल लगभग बराबर ही आ जाएंगे दोनों। और ये 3 डिग्री वाला देखो इतना कम आ गया। तो सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी समझ आया क्या? हाँ या ना? मतलब कई बार वो आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें किसमें कौन सा ज्यादा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि क्लोरीन को समझ ही नहीं होती, क्लोरीन को समझ ही नहीं होती क्या? ये इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का बस यही मतलब है। इसके फॉर्मूला फॉर्मूला वो इतने कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, देसी लैंग्वेज में याद रखो, रिलेटिव यील्ड अपॉन यील्ड इनटू 100। अरे कहाँ रे, सिंपल ऐसे रिलेटिव रेट से ऐसे निकाल लूंगा और ये कर लूंगा, ये आता है सबको। अरे तो बेसिक चीज है ना कि भाई ये इतना मिला, ये इतना मिला, ये इतना मिला, ये इतना मिला, ये इतना, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसका निकाल दूंगा। अरे इतनी मैथमेटिक्स आती है, 9 टोटल कर दूंगा। और करने की जरूरत ही नहीं ना, ऐसे समझ आ रहा है मुझे तो कि सबसे ज्यादा ये है। अरे नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? ठीक है खत्म। तो 98.9 समथिंग हो जाएगा, देख लो, उसे कैलकुलेट भी करोगे तो भी करना मत। हाँ ऐसे सीधा वहां तो वो टिक करना रहेगा कौन सा वो आंसर पूछ रहा है। इसके ऊपर 2-3 सवाल है, उनको कर लो, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्लास नोट्स के पीछे कुछ रिएक्शन लिखा रखी है, आइसोमराइजेशन, ठीक है, पेट्रोलियम के बारे में कुछ लिखा रखा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये हो गए, ये कि आइसो ऑक्टेन वाला पेट्रोल, तुम पेट्रोल भराने जाते हो ना, तो वहां पे वो आइसो ऑक्टेन करके लिखे रखते हैं, हाँ या ना? कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी एरोमेटिक वाला पेट्रोल ज्यादा बढ़िया होता है। ध्यान से देखो, ये वाली सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, एनसीईआरटी से लिखी हुई है मैंने, ठीक है। तो इन चीजों को आराम से पढ़ लो, ठीक है। अच्छा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कभी भी इथाइन को रेड हॉट आयरन के साथ हीट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, बेंजीन। नॉर्मल हेक्सेन को N2O3 के साथ हीट कर दोगे तो भी बेंजीन मिल जाता है, ठीक है। ये चीजें भी लिखी हुई है, ध्यान से इनको, क्या बात समझ आ रही है क्या? आराम से बेटा, ये लास्ट वाली चीजें बहुत ध्यान से पढ़ो, ये पेट्रोल वेट्रोल वाली चीजें। और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 के साथ रिएक्ट करा दोगे तो ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसी चीजें, पेंटेन आइसोब्यूटेन, ठीक है, उसके सारे आइसोमर्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ सल्फोनेशन, ठीक है। ये सारी चीजें देख लो, एनसीईआरटी की कुछ चीजें हैं। और एक बार एनसीईआरटी घर पे पढ़ भी लेना, ठीक है। 11th की एनसीईआरटी में है हाइड्रोकार्बन, वहां पे अच्छे से पढ़ो उन्हें, ठीक है। भाई रिएक्शन वाला पार्ट तो मैं आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ने में आपको 15-20 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों लाड ले, सही कह रहा हूँ? बस बढ़िया।